हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम होगा जल एवं संसाधन। और हर बार की तरह हम अपनी लास्ट क्लास का आंसर ज़रूर देखेंगे। चलिए, तो हमारी लास्ट क्लास में क्वेश्चन था पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है भारत में। तो इसका आंसर था झारखंड। ठीक है, चलिए, इजी सा क्वेश्चन था और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया कीजिए। ये आप ही के लिए है और आप ही के लिए इतनी कोशिश की जा रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं और हमें पेपर में वही सामने मिलती है। ठीक है, तो भले ही आंसर क्वेश्चन इजी हो लेकिन उसका आंसर ज़रूर दें। चलिए, आज हम बात करेंगे जल संसाधन के बारे में। तो जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में भी कई बार ये रिपीट किया है कि पृथ्वी पर जो 3/4 धरातल है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, कितना जो यानी पृथ्वी इतनी है तो इतने पे ही आपकी धरती है और बाकी पे जल ही जल आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करें तो परंतु जो उपयोग में जो प्रयोग में लाने योग्य जो जल है, जो अलवणीय जल है, उसका अनुपात बहुत ही कम है, अर्थात 1% ही पानी है जिसको हम पीने के लिए योग्य मानते हैं, यूज करते हैं। बाकी बात करें तो यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। अर्थात या वर्षा जो जल होता है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है आकाश में और फिर वो संघनन की प्रक्रिया करके बादल रूपे फिर नीचे आ जाता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है। आगे बात करें, सारा जल जल चक्रीय में गतिशील रहता है जिससे जल नवीकरण जो है वो सुनिश्चित होता है। आगे हम बात करें, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है ना, ये सोचने वाली बात है। और ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है कि 2025 में तक 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। यह और भारत में भी जल की कमी देखने के लिए मिलेगी 2025 तक। ठीक है, जल की कुछ और बातें करें जल संसाधन के बारे में तो जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता हम बात करेंगे इस पर। तो जल के विशाल भंडार है। ठीक है, जल की दुर्लभता सुनते ही आप सभी के दिमाग में इस तरह की पिक्चर्स आती होंगी, है ना, जहाँ पे जल दुर्लभ है मिलना। लोग बाग ऐसे ही आपके आंखों में चित्र आ रहा होगा, इमेजिनेशन में एकदम यही चीज़ आती है कि मरुस्थल है, मटके लेके जा रहे हैं, जल ला रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो जल के जो विशाल भंडार हैं उसके नवीकरण जो योग्य गुण हैं वो नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और मरुस्थल, जल के भरे मटके, इस तरह की चित्र जो है वो हमारी नज़रों में आने लग जाते हैं। और ये सच भी है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की जो उपलब्धता है ना उसमें बहुत ही भिन्नता देखने को मिली है, परंतु जो अधिकतर जल की कमी है वो इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ओरल ज़्यादा होगा। ठीक है, थ्योरिकल कम होगा क्योंकि ये चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं। जल की कमी के जो कारण है वो क्या है, अति शोषण, ठीक है, और अत्यधिक यूज करना, जल को बिना वजह यूज करना। आपके आसपास भी आपको देखने को मिलेगा कि रास्तों पर ऐसे ही पानी बह रहा है। ठीक है, अगर ट्यूबवेल चल रही है तो पानी ऐसे बहे जा रहा है। और भी आपने बहुत जगह चीज़ देखी होगी, मोटर खोल दिया तो वो खुला ही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पानी का अति दोहन है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद भारत में जिस तरह से तेजी आई ना, औद्योगिकरण में जो तेजी आई और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए, उनसे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई जो हैं, उनसे क्या हुआ कि जो अलवणीय जल संसाधन थे
उन पर दबाव अत्यधिक पड़ा। ठीक है, जैसे ये औद्योगिक चीज़ें हैं, इन्होंने क्या किया, जल का दोहन भी किया और फिर बाद में जल को प्रदूषित भी किया। ठीक है, तो एक साथ ये दो चीज़ें कर रहे हैं, जल की कमी भी कर रहे हैं और जल को पोल्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उद्योग जो हैं, उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण भी अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और आगे भी और ज़्यादा बढ़ेगा। उद्योगों को अतिरिक्त जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और ऊर्जा भी कहाँ से प्राप्त होती है, जल से ही होती है। ठीक है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का जो लगभग है वो 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, कितना होता है, 22% भाग जल जो विद्युत है वो जल से प्राप्त होती है, 22%। ठीक है, आगे बात करें, इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इनके अंदर जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, समझ रहे हैं आप, और इनकी कमी होती जा रही है। ठीक है, गांव में तो फिर भी एक चीज़ की कीमत समझी जाती है, लेकिन शहरों में तो, खैर गांव में भी हो रहा है दोहन, लेकिन फिर भी गांव में कच्ची सड़कें भी आपको देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर पानी की इतनी कमी नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्या है कि शहरों में बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। अब तक हमने जैसे जल दुर्लभता के बारे में पढ़ा, तो इस पर हम विचार करना चाहिए कि इसको हम संरक्षित कैसे करें। ठीक है, हमें जो अतिशोषण है जल संसाधनों का उसको रोकें, जो कुप्रबंधन है उसका जो कमी कर सकते हैं हम, जितनी भी कमी कर सकते हैं वो करें, और जो पारिस्थितिकी के वो संकट पैदा हो रहा है ना पारिस्थितिकी में, उसको हम कम करें, जिसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है और हो भी सकता है। क्योंकि यह भी कहा गया है कि 2025 तक भारत में भी जल की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, 2025 तक। और आगे बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में। ठीक है, अब हम संरक्षण के ऊपर बात करेंगे। अभी तक तो हमने जल के जो दुर्लभता है, जो उसका अति दोहन है, उस पर बात की है। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण के बारे में। तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, हम इनसे जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, हम सोच सकते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इनसे करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि बांध क्या है। ठीक है, बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और हमें प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं। तो बांध बहते जल को रोकने, ठीक है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील और जल भंडार बनाती है। बांध कैसे सहायक होते हैं हमारे कार्यों के लिए, बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। और आजकल जो बांध हैं वो सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उनका जो उद्देश्य है वो विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन के लिए भी यूज किए जाते हैं। और इसलिए इन बांधों को क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको पूर्ण करते हैं। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं अपने प्रबंधन के बारे में। और ये जो कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ बांध हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हमारी भारत में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जल एकत्रित होता है उनके अनेक जो उपयोग हैं उनको समन्वित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो सतलुज व्यास बेसिन में भांगड़ा नाकल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नाकल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार से महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना, ठीक है, हीराकुंड परियोजना जो है वो भी जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो है बांध के बारे में बातें। आगे बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध के कारणों से
परिनिरीक्षण और विरोध के विषय भी बने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनसे सिर्फ लाभ ही लाभ है। ठीक है, तो इनसे कुछ हानियां भी हैं। क्या है? हानियां। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये विरोध का कारण इसलिए बने हैं कि नदियों पर जो बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करना है, उससे प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण जो है तलछट में जो तलछट है वो जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। ठीक है, इन डैम की वजह से जलाशय पर की तली में जमा होता रहता है, जिससे जो नदी का तल है वह अधिक चट्टानी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है यहाँ पे, और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है, जिससे विशेषकर जो अंडे देने की ऋतु में जो जलीय जीव होते हैं उनका नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, और ये जो जलीय जीवों की जातियां हैं वो भी नष्ट होती हैं। आगे बात करें, बाढ़ के जो मैदान हैं, जो मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय हैं, वहाँ मौजूद जो वनस्पति है और जो मिट्टियां हैं वो भी जल में डूब जाती हैं, और कभी कभी ये बांध ना बाढ़ का कारण भी बनते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रेशर झेल रहे होते हैं और कभी कभी ये बांध टूट जाता है। अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले करंट में आया भी था, शायद उत्तराखंड की वो न्यूज़ थी, वहाँ पे डैम टूट गया था पानी के बहाव से, कि वर्षा का पानी बहुत था और वहाँ पे इतना प्रेशर पड़ा कि डैम टूट गया। उसके बाद जो वहाँ पे बाढ़ आई ना, वो बहुत ही भयानक थी। ठीक है, तो ये डैम क्या है, ये बाढ़ के कारण भी है और बहुत सारी हानियां भी इनसे होती हैं। आगे और बात करूं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो बड़े बांध जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के आंदोलन हैं जिन्होंने इन परियोजनाओं का विरोध भी किया है। तो ऐसा ही नहीं है कि ये सही चीज़ों के लिए ही सही लाभ है इनसे, कुछ इनसे हानियां भी हैं। आगे हम बात करें वर्षा जल संग्रहण के बारे में। ठीक है, कि हम वर्षा का जल किस प्रकार से संग्रहित कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जिनका मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभ मतलब कि हानिप्रद जो असर है, उन पर उठे विवादों के चलते जो हम कर सकते हैं वो वर्षा का जल संग्रहण तंत्र है, और इसके सामाजिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। ठीक है, प्राचीन भारत में बहुत से लोग ऐसा करते थे कि वो जल का जो वर्षा का जल है उसका संग्रहण करते थे। ठीक है, वर्षा के जल का संग्रहण करते थे। जैसे मैं उदाहरण से बात करूं, जोहड़ और खादीन ये दो जल संग्रहण करने के उदाहरण हैं। तो ये आप दो शब्दावली ऐसी हैं जो यूपीएससी भी आपसे पूछ सकता है कि जोहड़ और खादीन क्या है। तो ये राजस्थान के जिले में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। ठीक है, उसको सींचा जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में ये किया जाता था इस प्रक्रिया को। और भी है, एक और भी तरीका है कि पहले क्या होता था, जो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में बहुत ही गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी और परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार जो वर्षा जल था, भूम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए थे। वो क्या करते थे, वो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं, ठीक है, इस तरह की नदियां सी बना देते थे, नालियां बना लेते थे, और नदी के धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से क्या होता था, उस जल का वो जल वेस्ट भी नहीं होता था और खेतों में बहुत अच्छे से काम आ जाता था वर्षा का जल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आज के टाइम में भी जब जो जल संग्रहण की प्रक्रिया है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में की जरूर बहुत देखने को मिलती है। कहाँ पे? शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी लोगों की छतों पर क्योंकि मासिनराम जो जगह है वो उनकी उसके आसपास ही है, शिलोंग के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। तो भले ही फिर भी यहाँ पे जल की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है।
और यहाँ पे जो लोग हैं वो घरेलू जल की आवश्यकता को कैसे प्राप्त करते हैं, वो अपनी छत पर जो वर्षा का जल है उसको संग्रहण करते हैं और उसी से अपना कार्य करते हैं। अब जो वर्षा का जल संग्रहण किया है, एक बात समझे, उसको वो यूज़ में कैसे लेते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वर्षा जल संचयन से उसको संचय किया, उसका संग्रहण एक टैंक बनाया और मुख्य टैंक में वो उसको पहुंचा देते थे पाइप के द्वारा, और रेत और जाली से उसको छान दिया जाता था, ठीक है, जल को, और वो तो छान देते हैं और उस जल का यूज़ अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जल का वो संग्रहण करते हैं। आज भी ये प्रक्रिया लागू है बहुत अच्छे तरीके से। और बताऊं तो रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का ही छनन किया जाता है, और पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके जो छत का जल होता है उसको एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद एक होज हो गया या कुआं हो गया, वो भर लिया जाता है। जैसे ट्यूबवेल का एक होज होता है ना, चारों तरफ से कवर, जैसे ट्यूबवेल आपने देखी ही होगी, तो वैसा कुछ होता है और उसमें जल का संग्रहण कर लेते हैं और बाद में इस जल का उपयोग ये करते हैं, ठीक है। और हम बात करें जल संग्रहण के बारे में, तो बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे जो वर्षा जल संग्रहण की रीति थी वो खत्म होती जा रही है। जैसे आज पश्चिमी राजस्थान में देखें तो छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, ठीक है। और सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत की, जो ये छत है, छत पे जो वर्षा का जल है उससे ही वो पूरा करते हैं। और गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था की गई है, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटक में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको मेंस में भी ये टॉपिक डाले कि जल संग्रहण के लिए या फिर कैसे जल का संरक्षण करें, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। जैसे कि जोहड़ और खादीन, ये कुछ तरीके थे, ये प्राचीन काल में थे, ठीक है। इस तरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें कुछ नदी तंत्रों के बारे में भारत में। तो ये कुछ नदी तंत्र हैं जहाँ पे आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको मैप को देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, आपको नदियाँ भी याद होंगी। आगे हम बात करें बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अर्थात बांस ड्रिप सिंचाई, ठीक है। इसको मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। बहुत सी जगह जो जल संग्रहण की जो प्रक्रिया है, जल को बचाने की प्रक्रिया है, वहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई, बांस ड्रिप सिंचाई, ठीक है, ये भी यूज़ की जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये मेघालय की नदियों व झरनों से जल को बांस द्वारा पाइप बनाकर, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं बोलती रहूँगी, आप सुनिएगा इस तरीके से। बांस द्वारा पाइप बनाकर एकत्रित करते हुए ये 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है आज भी मेघालय में। और लगभग 18 से 20 लीटर जो सिंचाई पानी है वो बांस पाइप में आ जाता है और उससे सैकड़ों मीटर की दूरी तक लेके जाया जा सकता है। अंत में पानी का जो बहाव है वो 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पेड़ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे ड्रिप सिंचाई उनकी होती रहती है। उनको जल भी मिलता रहता है और जल वेस्ट भी नहीं होता। तो कितना अच्छा तरीका है ना, प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो बहुत ज्ञानी थे पहले भी। आगे बात करें, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से बांस को काटकर उसका पाइप बनाया जाता है और उसमें बीच बीच में छेद करके उससे ड्रिप सिंचाई की जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। आगे बात करें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और इस गांव ने वर्षा का जो जल है वो संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है यहाँ पे, ठीक है, ये ख्याति अर्जित करी है कि उसने वर्षा के जल को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। और लगभग 1 लाख लीटर, 10 लाख लीटर से भी ज़्यादा जल को एकत्रित किया है इस विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी विधि है ना, और जल का वो भी नहीं हुआ, मिसयूज़ भी नहीं हुआ, ठीक है। और तमिलनाडु जो है
वो देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है, और इस ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु, जहाँ पे हर घर छत पर जल, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ था हमारा जल संसाधन के ऊपर हमारी बातें, चर्चा। आप एक बार इस पीडीएफ को और जो मैंने आपको अर्ली समझाया उसको रिपीट करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारी हमारी क्लास का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आंसर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दामोदर घाटी निगम जो है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, दामोदर घाटी में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित हैं। तो इसका आपको आंसर देना है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो सही, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। और डिलाइट आईएएस जैसा कंटेंट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो डिलाइट आईएएस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस क्लास की वीडियो भी मिलती है, उसका नोटिफिकेशन भी मिलता है और पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। और डेली क्विज, यूपीएससी बेस्ड डेली क्विज भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी, जो आपकी यूपीएससी 2023 की जो तैयारी है उसको बूस्ट करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।